साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2021 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि PCS 2021 और अन्य जो भी परीक्षाएँ होंगी उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग आज के दिन हम लोग प्रारंभ करेंगे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान 2021-22 के संदर्भ में। तो 21 सितंबर 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ जो खरीफ की फसल होती है इसके उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान ये केवल खरीफ फसलों के लिए है के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड जो है 150.5 मिलियन टन अनुमानित है। तो ये केवल खरीफ फसल की बात कर रहा है, ठीक है, कि कुल खरीफ फसल कितना अनुमान है उत्पादित होने का 150.5 मिलियन टन, जो कि विगत 5 वर्षों अर्थात 2015-16 से लेकर 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 107.04 मिलियन टन अनुमानित है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिए खरीफ की सबसे मुख्य फसल आपकी चावल ही है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल खरीफ दलहन उत्पादन 9.4 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं पे वर्ष 2021-22 के दौरान कुल खरीफ तिलहन का उत्पादन 23.39 मिलियन टन अनुमानित है। और वर्ष 2021-22 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 419.25 मिलियन टन अनुमानित है। कपास का उत्पादन 36.22 मिलियन गांठे तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन जो है ये आपका 9.61 मिलियन गांठे अनुमानित है। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष 2022-23 के संदर्भ में बात करें तो 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि विपणन वर्ष 2022-23 के लिए जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो मसूर तथा रेपसीड या सरसों, जिसे रेपसीड कहते हैं या सरसों भी कहिए, तो मसूर एवं रेपसीड या सरसों में प्रत्येक में इन दोनों में 400 रुपये की वृद्धि की गई है, ठीक है। प्रति क्विंटल पे 400 रुपये की वृद्धि की है। तो सर्वाधिक वृद्धि जो है आपका इसी में हुआ है आपका मसूर में और रेपसीड या सरसों में, इसमें सबसे अधिक आपका वृद्धि की गई है। वहीं सबसे कम किस में है? सबसे कम वृद्धि जो है वो जौ में की गई 35 रुपये प्रति क्विंटल। यहाँ पर गेहूँ का जो रेट है उसको याद रखिएगा। गेहूं का रेट 1975 रुपये पहले था, इसे 2022-23 के लिए 2015 रुपये कर दिया गया है, मतलब इसमें 40 रुपये की वृद्धि की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसी को याद रखिएगा। और किसमें ज़्यादा हुई है और किसमें कम हुई ये महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के संदर्भ में तो 11 अगस्त 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ पे कुल खाद्यान्न उत्पादन चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं आगे चल रहे इसमें आगे बात कर लेते हैं बागवानी फसलें द्वितीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के संदर्भ में। तो देखिए 15 जुलाई 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बागवानी फसलों हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में वर्ष 2020-21 हेतु द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 329.86 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के अंतिम अनुमान की तुलना में 9.3 मिलियन टन अर्थात 2.93% अधिक है। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राज्यवार बागवानी उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में समग्र बागवानी उत्पादन तथा सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है तथा दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे बिहार और पांचवें पे गुजरात रहा है। वहीं वर्ष 2020-21 के द्वितीय
जो अग्रिम अनुमान है इनके अनुसार कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 की बात करें तो 9 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 हेतु खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। यहाँ सर्वाधिक वृद्धि जो है वो तिल में की गई है, 452 रुपये प्रति क्विंटल की इसमें वृद्धि की गई है, तिल में की गई है। ठीक है, अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो गया, 7,307 रुपये हो गया। जबकि लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल जो है किसको मिला है, बाजरा के मूल्य पर मिला है 85% का। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो धान का रेट कितना है। धान का रेट पहले धान दो तरह होते हैं, एक सामान्य धान, एक किस्म ए। ठीक है, धान की वैरायटी ए। तो 2020-21 में सामान्य धान की जो कीमत थी, एमएसपी थी, वो 1868 थी। इसमें 72 रुपये की बढ़ोतरी करके 1940 कर दिया गया है। वहीं जो धान की किस्म ए थी इसका रेट जो है पहले 1888 था, इसमें भी 72 रुपये की बढ़ोतरी करके 1960 कर दिया गया। तो 1940 और 1960 हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कस्तूरी कॉटन भारतीय कपास का नया ब्रांड। तो 7 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कॉटन या कपास दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 7 अक्टूबर को। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रीमियम कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड और लोगो जारी किया गया है। विश्व व्यापार में भारतीय प्रीमियम कपास अब जो है कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कपास की सभी 4 प्रजातियों को उगाया जाता है। ये प्रजातियाँ हैं एशियाई कपास, इजिप्शियन कपास, अमेरिकी कपास और एशियाई कपास। तो भारत के हाइब्रिड कपास उत्पादन में जी हर्स्यूटम अर्थात अमेरिकी कपास की प्रजाति का अंश जो है 88% है और वर्तमान में बीटी कॉटन की सभी हाइब्रिड प्रजातियां जी हर्स्यूटम अर्थात अमेरिकी कपास से संबंधित, जो कि अमेरिकी कपास है। आगे चलते हैं, आगे उद्योग क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021 के संदर्भ में तो सितंबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2021 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में 2.74 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जो -74.9% वार्षिक यानी ऋणात्मक वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इतनी की कमी दर्ज की गई, -74.9% की। इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना है, 1.59% रहा है। और वर्ष 2020 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के सोर्स देशों में नंबर 1 पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहीं वर्ष 2020 के दौरान घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी के संदर्भ में बात करें तो जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें सबसे अधिक घरेलू पर्यटक कहाँ से आते हैं, तमिलनाडु से, फिर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, 5वें पे तेलंगाना है। वहीं वर्ष 2020 में विदेशी पर्यटक के आगमन के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, मतलब विदेशी पर्यटक सबसे अधिक कहाँ जाते हैं, तो इसमें नंबर 1 पर महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे दिल्ली है, 5वें पे पश्चिम बंगाल है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है शिरारा खोंग या हैथी मिर्च या तथा टोमेंग लोंग संतरे, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। और ये दोनों कहाँ संबंधित हैं, मणिपुर से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिरार खोंग या हैथी मिर्च की बात करें तो मणिपुर के उखरुल जिले के शिरार खोंग गांव में जैविक रूप से उगाई जाने वाली यह मिर्च अपने जीवंत रंग एवं विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। और सिरार खोंग या हैथी मिर्च को राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है और इस मणिपुर में सर्वाधिक मांग वाली मिर्च है। तो ध्यान रखिए कहाँ संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। राजा मिर्च को विश्व की सबसे तेज या गर्म मिर्च के रूप में जाना जाता है और सिरार खोंग या हैथी मिर्च को स्थानीय लोग भगवान का उपहार भी मानते हैं और इसके उपलक्ष्य में जो है उत्सव भी मनाया जाता है। शिरारा खोंग या हैथी मिर्च एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन सी मौजूद होता है। वहीं यदि हम लोग टोमेंग लोंग संतरे की बात करें जो अपने अम्लीय स्वाद तथा मिश्रित मिठास के लिए प्रसिद्ध है, अधिकतर टोमेंग लोंग जिले में पाया जाता है।
टोमेंगलोंग जिले को मणिपुर का ऑरेंज ऑफ बाउल कहा जाता है। तो देखिए कि ध्यान रखिए कि दोनों ही आपके मणिपुर से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0, कहीं पे यदि आ जाए कि ईज 4.0 किससे संबंधित है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार से संबंधित जो है क्रियाविधि है। 25 अगस्त 2021 को वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0, जिसका पूरा नाम है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 4.0 के चौथे संस्करण का मुंबई में अनावरण किया है। ईज 4.0 ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तकनीकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय प्रस्तावित किए गए हैं: लचीली तकनीकी के साथ 24/7 बैंकिंग, स्मार्ट लेंडिंग मतलब उधार लेना, आंकड़े आधारित कृषि वित्तीय तंत्र से सहयोग। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईज इंडेक्स के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार ईज 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वहीं इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार का पुरस्कार जीता है। अगला है उभरते सितारे कोष। तो देखिए 21 अगस्त 2021 को वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की कंपनियों की सहायता हेतु उभरते सितारे कोष का शुभारंभ कहाँ पे किया है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है। उभरते सितारे कोष का गठन एक्जिम बैंक और सिडबी द्वारा किया गया है। उभरते सितारे कोष जो है एक वैकल्पिक निवेश कोष है। इस कोष का आकार 250 करोड़ रुपए है, जिसमें 250 करोड़ रुपए का ग्रीन शू विकल्प जो है शामिल है। तथा एक्जिम बैंक और सिडबी ने एक पाइपलाइन विकसित की जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियां शामिल की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित उन कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी जो वर्तमान में भले ही खराब प्रदर्शन कर रही हों, लेकिन भविष्य में उनमें अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। अगला है कांडला देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हो गया है। ठीक है, 26 जुलाई 2021 को कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र KASEZ या कासेज कह सकते हैं को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र मौजूदा शहरों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, कांडला जो है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है ये देश का सबसे पुराना निर्यात जोन है, एक्सपोर्ट जोन रहा है। आगे बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के बारे में। तो जून 2021 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2021 जारी किया गया है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वर्ष 2017 से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 100 देशों और 1000 शहरों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक के लिए स्कोर की गणना निम्नलिखित 3 मानदंडों कौन कौन से? गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी, मात्रा अर्थात क्वांटिटी तथा व्यावसायिक वातावरण बिजनेस इन्वायरमेंट के आधार पर की जाती है। शीर्ष 10 शहरों में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को जो है शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत का एकमात्र शहर बेंगलुरु जो है वो 10वें स्थान पर है। तो यहाँ पर 5 टॉप के देश और 5 टॉप के शहर देख लेते हैं। तो इसमें रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ देश जो है वो अमेरिका है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे इजराइल है, चौथे पे कनाडा और 5वें पे जर्मनी है। वहीं शहर के मामले में देखें तो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पे है, अमेरिका का न्यूयॉर्क दूसरे नंबर पे है, चीन का बीजिंग तीसरे पे है, अमेरिका का लॉस एंजल्स चौथे पे है और यूके का लंदन 5वें पे है। इस वर्ष की सूची में भारत ने वर्ष 2020 की अपनी रैंकिंग जो कि 23वीं थी में 3 पायदारों में सुधार करते हुए 20वीं रैंकिंग हासिल की है। तथा सूचकांक में शामिल विश्व के 1000 शहरों में भारत के 43 शहरों को स्थान प्रदान किया गया। इसमें जो टॉप के 3 शहर हैं भारत के, बेंगलुरु 10वां स्थान, नई दिल्ली को 14वां स्थान और मुंबई को 16वां स्थान दिया गया है। ये तीनों जो है शीर्ष 20 में शामिल किए गए हैं। कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के माध्यम से जारी किया गया है। देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर बना हुआ है, भारत दूसरे नंबर पर और जापान जो है तीसरे नंबर पर बना हुआ है। आगे चलते हैं इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जो है जारी की गई है। भारत जो है प्रति व्यक्ति बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, इसके बावजूद भी समग्र रूप से वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है।
यूएसए चीन के बाद जो है भारत तीसरे नंबर पे है। देखिए, भारत यूएसए चीन और यूरोपियन यूनियन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बाजार बन गया है। वर्तमान में भारत जो है चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता भी है। वहीं वर्ष 2030 तक भारत जो है यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। अभी क्या है, अभी आपका चौथे नंबर पे है। तथा भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध तेल आयातक नेट ऑयल इंपोर्टर हो गया है। अगला है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो फरवरी 2021 में नई दिल्ली में इंडिया स्किल रिपोर्ट का 8वां संस्करण इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। यह संस्करण कोविड-19 के बाद देश में कौशल की मांग एवं पूर्ति पर केंद्रित है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों वीवॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण तथा दूसरा है इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समामेलन है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2020 के 46.21% से कम होकर 2021 की रिपोर्ट में 45.9% के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं पे जबकि नियोजन प्रतिशत हायरिंग इंटेंट परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उच्चतम नियोजनीयता हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर, तमिलनाडु दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, कर्नाटका चौथे पे और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे है। वहीं उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर कौन से हैं तो इसमें आपका हैदराबाद नंबर 1 पर है, बेंगलुरु दूसरे पे है, पुणे तीसरे पे है, नई दिल्ली चौथे पे है और चेन्नई 5वें पे है। लखनऊ जो है उच्चतम नियोजनीयता वाले शहरों की सूची में 6वें स्थान पर है। वहीं वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की नियोजनीयता जो है वो 41.25% है, जबकि पुरुषों की नियोजनीयता जो है 38.91% है आकलित की गई है। ऑक्टेन 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल तो 1 दिसंबर 2020 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिए किसने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को लॉन्च किया है। इस पेट्रोल को XP 100 ब्रांड नाम से लॉन्च किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रथम चरण में XP 100 पेट्रोलियम पेट्रोल जो है प्रीमियम पेट्रोल 10 शहरों में आयोशी के चुनिंदा आउटलेट पर उपलब्ध होगा। ये 10 शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली है, गुरुग्राम है, नोएडा है, आगरा है, जयपुर है, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश से 2 शहर हैं, नोएडा और आगरा। XP 100 पेट्रोल का उत्पादन असम के डिगबोई, उत्तर प्रदेश के मथुरा तथा बिहार के बरौनी रिफाइनरी में किया जाएगा। वहीं XP 100 को लॉन्च करने के साथ ही भारत जो है जर्मनी एवं अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जहां उच्च गुणवत्ता का यह पेट्रोल उपलब्ध है। अगला है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के बारे में तो 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नीति संपूर्ण राज्य में प्रभावी होगी, यद्यपि बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 की आशातीत सफलता ने इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित करने पर बल दिया है, क्योंकि पुरानी जो नीति थी 2017 वाली नीति वो केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के लिए ही लक्षित थी। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस नीति के अंतर्गत जो नई नीति लाई गई है, इस नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गुच्छ जो हैं EMC निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना जो है गौतम बुद्ध नगर में की जाएगी। दूसरा बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गुच्छा। तीसरा है लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गुच्छा या गुच्छ। उत्कृष्टता केंद्र की कुल परियोजना लागत का 25% राज्य सरकार तथा 75% जो है भारत सरकार एवं संबंधित उद्योग संघ द्वारा वहन किया जाएगा। अब वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को देखें तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड तो 13 सितंबर 2021 को विद्युत क्षेत्र के अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। कितने वर्षीय? 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड को जारी किया गया। यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड पहले भी जारी हुए परंतु यूरो मूल्य वर्ग का पहला है। इसके अलावा यह किसी भारतीय NBFC द्वारा जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है और 2017 के बाद भारत से जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है। ठीक है। अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड
जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। वहीं लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का यह दूसरा नगर निगम है, मतलब आपका गाजियाबाद नगर निगम, जिसके द्वारा जारी बॉन्ड जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुए हैं। तो जो लखनऊ नगर निगम के द्वारा जब बॉन्ड जारी किया गया था उसको भी इसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। अगला है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता। तो 7 सितंबर 2021 को मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को वैध मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा अल सल्वाडोर। आगे चलते हैं। भारत का विदेशी ऋण मार्चांत मतलब मार्च के अंत 2021 में कितना रहा है? तो जीडीपी का बाह्य ऋण से अनुपात मार्चांत 2021 में 21.1% था, जबकि मार्चांत 2020 में यह 20.6% था। मतलब कि ये जो ऋण है वो बढ़ा है। भारत के बाह्य ऋण में वाणिज्यिक उधार जो है 37.4% हिस्से के साथ विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। क्या रहा है? वाणिज्यिक उधार। इसके पश्चात दूसरे नंबर पे भारतीय अनिवासियों की जमाएं हैं, मतलब जो NRI हैं उनकी जमाएं हैं 24.9%। और तीसरे नंबर पे अल्पावधिक व्यापार ऋण है 17.1% की हिस्सेदारी के साथ में। आगे चलते हैं। तीसरा वैश्विक री इन्वेस्ट 2020। तो 26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी 2020 का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का विषय था सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये था। वहीं जो री इन्वेस्ट है, ये है क्या? तो री इन्वेस्ट नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती की रणनीतियों को पता लगाने के साथ ही इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच है। अगला है SDG निवेशक मानचित्र। तो 26 नवंबर 2020 को इन्वेस्ट इंडिया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा संयुक्त रूप से भारत के लिए पहला सतत या टिकाऊ विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया जारी किया गया है। इस मानचित्र में 6 महत्वपूर्ण SDG सक्षम क्षेत्रों में निवेश अवसर वाले 18 क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। भारत निवेश मानचित्र में समाविष्ट 6 प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य एवं पेय, नवीकरणीय संसाधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा, वित्तीय एवं सतत पर्यावरण और कृषि एवं संबंध गतिविधियां। इस मानचित्र के माध्यम से यह समझने में आसानी हुई कैसे सबसे बेहतर तरीके से भारत में SDG वित्त पोषण अंतराल को कम किया जाए। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों की बात करें तो IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के संदर्भ में तो 30 सितंबर 2021 को हुरून इंडिया तथा IIFL वेल्थ ने संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की 10वीं सूची जारी की है। इस सूची में 1007 व्यक्तियों को स्थान मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 179 अधिक हैं। ध्यातव्य की सूची में उन्हीं अमीरों को स्थान दिया गया है जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इसमें मुकेश अंबानी जो हैं वो लगातार 10वें वर्ष नंबर 1 पर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके गौतम अडानी हैं, तीसरे पे शिव नाडार हैं, चौथे पे SP हिंदुजा हैं और 5वें पे LN मित्तल एवं परिवार हैं। आगे चलते हैं। OECD आर्थिक परिदृश्य 2021 के बारे में बात करें तो 21 सितंबर 2021 को OECD द्वारा आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट 2021 या OECD इकोनॉमिक आउटलुक इंटरिम रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया गया। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.7 और वहीं 2022 के लिए ये 4.5% जो है अनुमानित है। तो विश्व की हम लोग बात कर चुके हैं, भारत का देख लें तो चूँकि 2020 में ये निगेटिव में था -7.3, 2021 में इसके 9.7 रहने का अनुमान है, वहीं 2022 में 7.9 रहने का। तो 9.7 7.9 मतलब आप रिवर्स कर सकते हैं, इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद होगा। तो 16 नवंबर 2021 को विश्व बैंक समूह द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं निवेश के माहौल से संबंधित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब प्रकाशित नहीं किया जाएगा, बल्कि विभिन्न देशों में व्यापार एवं निवेश के माहौल का आकलन करने हेतु नए दृष्टिकोण पर यह काम करेगा। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक काम करेगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार रिपोर्ट जारी न करने का निर्णय इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स में नैतिकता से जुड़े मामलों को
उठाने के बाद लिया गया, क्योंकि इस मामले में बैंक के पूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों का आचरण शामिल है। तो अनियमितताएं उसमें मिली, इसी वजह से इसको रोक दिया गया है, अब ये नहीं निकाला जाएगा। वर्ष 2020 की पुराना आंकड़ा देखें तो वर्ष 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने 190 देशों में से 63वां मतलब 63वां स्थान हासिल किया था। अगला है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो इसको कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा के वैंकूवर स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में देशों की रैंकिंग का निर्धारण निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। पहले नंबर पर सरकार का आकार है, दूसरे पे विधिक ढांचा और संपत्ति अधिकार है, तीसरा स्थायी मुद्रा तक पहुंच है, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता है और पांचवा है साख, श्रम एवं व्यवसाय का नियमन है। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी 165 देशों के सूचकांक में हांगकांग नंबर 1 पर है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर। हांगकांग नंबर 1 पे, सिंगापुर दूसरे नंबर पे है। वहीं इस रिपोर्ट में यदि बात करें तो भारत को जो रैंक दी गई 108वीं है, भारत जो है 108वें नंबर पे है और सबसे लास्ट नंबर पे कौन सा है, वेनेजुएला 165वें नंबर पे है। तो भारत की याद रखिएगा 108वें नंबर पे, पहले पे हांगकांग है, दूसरे पे सिंगापुर है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 की बात करें तो सितंबर 2021 में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक, फिलीपींस के मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 अपडेट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की थीम जो है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन एशिया रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021 में 7.1% अनुमानित है। वहीं यह जो है वर्ष 2022 में यह 5.4% अनुमानित है। आगे चलते हैं। चीन उनकी बात नहीं करना है यहाँ पे। देखिए भारत की बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक निवेश, टीकाकरण और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण जहां वर्ष 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 10% अनुमानित है, वहीं वर्ष 2022 में यह 7.5% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020 में यह वृद्धि दर जो है निगेटिव में था, -7.3% थी। अगला है विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन 2021 के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट आता है या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। तो 27 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन 2021 जारी की है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात GDP की वृद्धि दर को वर्ष 2021 में ये 9.5%, जबकि 2022 में 8.5% पर बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 6% के स्तर पर अनुमानित किया गया है, वहीं 2022 के लिए यह अनुमान 4.9% संभावित है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान के संबंध में। ILO के द्वारा यह अनुमान व्यक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो 30 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर ILO वैश्विक अनुमान ILO ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जो इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट के तहत वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के वैश्विक अनुमान को प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग का अनुमान है कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 272 मिलियन थी, जिनमें से 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 245 मिलियन रही है। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक कुल वैश्विक श्रम शक्ति के 4.9% का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो है 41.4% जो है वो अरब देशों में है। अगला है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो ये जो है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो जून 2021 में प्रकाशित विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट, मतलब इस साल में 2 बार जारी होती है। तो अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर जो है -7.3% अनुमानित है, जबकि अगले 3 वित्तीय वर्षों में 2021 में यह 8.3%, 2022 में 7.5% और 2023 में 6.5% हो जाने का अनुमान या पूर्वानुमान है। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में रवांडा शीर्ष पर रहा, जहां 9.4% की दर से GDP में वृद्धि हुई है, वहीं बांग्लादेश एशियाई देशों में सबसे आगे रहा, जहां आर्थिक वृद्धि दर 8.2% रही। उसके बाद जो है चीन तीसरे नंबर पे, फिर मिस्र चौथे नंबर पे रहा है। आगे चलते हैं हम लोग।
आगे इसमें जो है बहुत हमारे काम की चीज़ें नहीं है। आगे चलते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो 21 जून 2021 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह ग्लोबल एफडीआई फ्लो कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 का केंद्रीय विषय रहा है सतत सुधार में निवेश, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 के आंकड़ों के आधार पर निवेश प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वर्ष 2019 के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 35% की गिरावट के साथ 2020 में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2020 में भारत विश्व का 5वें स्थान पर रहा है, मतलब जहां एफडीआई आ रही है, जबकि वर्ष 2019 में यह 8वें नंबर पर था। वर्ष 2020 में चीन, लग्जमबर्ग, जापान, हांगकांग तथा यूएसए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह के संदर्भ में शीर्ष 5 देश हैं जहां से निवेश जो है बाहर जा रहा है। तो इसमें आपका चीन जो है नंबर 1 पे है, दूसरे पे लग्जमबर्ग है, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग, 5वें पे यूएसए है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह के संदर्भ में भारत 2020 में भारत का स्थान 18वां है, जबकि 2019 में इसका स्थान 20वां था। ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे अधिक अंतर प्रवाह यूएसए में दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे हांगकांग है, चौथे पे सिंगापुर और 5वें पे जो है भारत है। वर्ष 2020 में विकासशील एशिया में एफडीआई अंतर प्रवाह में 4% की वृद्धि हुई है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र क्षेत्र बन गया है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट मध्य 2021 की बात करें तो 11 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना मध्य 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट एज ऑफ मिड 2021 में वर्ष 2021 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को संशोधित करते हुए 5.4 पूर्वानुमानित किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2022 में 10.1% रह सकती है। आगे चलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2020 की बात करें तो 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह रिपोर्ट द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपायोसिन शीर्षक के तहत जारी किया गया है। इसमें 189 देशों को जो है सूचीबद्ध किया गया था, तो उनको रैंकिंग दी गई है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में यूएनडीपी ने पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जनों और उसके भौतिक पदचिन्ह के प्रभावों को दर्शाने के लिए एक नए मानदंड को शामिल किया गया है, जिसे ग्रही दबाव समायोजित HDI नाम दिया गया है। अब ये ग्रही दबाव समायोजित होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो उल्लेखनीय कि भौतिक पदचिन्ह या पदचिन्ह किसी देश द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों एवं सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जीवाश्म ईंधनों, धातुओं और एवं अन्य संसाधनों की मात्रा की माप है। ये जो PHDI है, मतलब जो ग्रही दबाव समायोजित HDI है, जिसे PHDI कहते हैं, यह मानव प्रगति का अधिक स्पष्ट आकलन प्रस्तुत करता है। जो HDI है यह 3 संकेतकों पर या पैरामीटर्स पर आधारित होता है। पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और तीसरा है सकल स्कूली अवधि के अनुमानित वर्ष। आय सूचकांक की बात करते हैं, यहाँ पे 3 है। एक आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, दूसरा शिक्षा सूचकांक है और तीसरा है आपका आय सूचकांक। ये 3 है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आइए। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नॉर्वे जो है ये मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पर रहा है, जबकि आयरलैंड एवं स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर तथा हांगकांग, चीन तथा आइसलैंड संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर रहे हैं। वहीं सबसे खराब स्थिति किसकी रही है? नाइजर की रही है। सबसे खराब स्थिति जो है वो नाइजर की है। और वहीं मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है। मध्यम मानव विकास वाले देश की है, जो HDI मूल्य 0.645 के साथ सूची में 131वीं रैंक पर है। 131वीं रैंक है और ब्रिक्स देशों में भारत के साथ सबसे निम्न स्थान पर है। इसके अतिरिक्त G20 देशों में भी भारत मानव विकास के दृष्टिकोण से अंतिम पायदान पर है। आगे बात करते हैं वैश्विक सूचकांक की। तो देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 की बात करें तो अगस्त 2021 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका
फॉर्चून ने विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्चून ग्लोबल 500 जारी की है। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान दिया गया है। वहीं इस 500 ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 7 कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है शीर्ष पर है। तो ये जो 7 हैं इनको एक बार नाम देख लीजिए। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है नंबर 1 पर, दूसरे पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तीसरे पे इंडियन ऑयल है, भारत की तरफ से बात कर रहे हैं, चौथे पे ऑयल एंड नेचुरल गैस है, पाँचवें पे राजेश एक्सपोर्टर्स है, पाँचवें पे टाटा मोटर्स और छठे पे टाटा मोटर्स है और सातवें पे भारत पेट्रोलियम है। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की बात कर लेते हैं। तो जून 2021 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का 11वां संस्करण जारी किया गया है। 11वें संस्करण का नाम वैश्विक महामारी विशेष रिपोर्ट दिया गया है। यह एक वैश्विक सर्वेक्षण है जो निम्न 3 प्रश्नों पर आधारित है। कौन कौन से प्रश्न पे? अजनबी की मदद, दूसरा चैरिटी के लिए दान, तीसरा संगठन के लिए स्वेच्छा से समय देना। तो ये जो आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स WGI 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में दान के चलन को और बढ़ा दिया है। वर्ष 2018 की भांति इस वर्ष भी इंडोनेशिया सूची में शीर्ष स्थान पर, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं पे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में ब्रिक्स देशों में से केवल भारत जो है वो 14वें स्थान पर ही, केवल भारत ही शीर्ष 20 देशों में शामिल है, जिसकी रैंकिंग कितनी है? 14वीं है। वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 चाइनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो अगस्त 2021 में ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चाइनालिसिस द्वारा वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 का संक्षिप्त संस्करण जारी किया गया है। इसका पूर्ण संस्करण अक्टूबर 2021 में जारी किया जाएगा। सूचकांक के इस द्वितीय संस्करण में 154 देशों को शामिल किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। यह सूचकांक जुलाई 2020 से जून 2021 के मध्य की अवधि की क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता का विश्लेषण करता है। इस सूचकांक में भारत जो है 0.37 स्कोर के साथ क्रिप्टो करेंसी अपनाने की उच्चतम दर वाले 20 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर वियतनाम है तथा तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः पाकिस्तान, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे यूक्रेन है। ठीक है, तथा इस सूचकांक आगे छोड़ दीजिए। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 की बात कर लेते हैं। तो 6 अप्रैल 2021 में 35वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2021 जारी की गई है। इस वर्ष की सूची में $177 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। यह लगातार चौथा वर्ष है जब जेफ बेजोस जो हैं इस सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर टेस्ला स्पेस कंपनी के मालिक एलन मस्क दूसरे स्थान पर हैं। वहीं तीसरे पे वर्नार्ड अर्नाल्डियन फैमिली है। अरबपतियों की सूची में विश्व की सबसे धनी महिला जो है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली है। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2021 में सर्वाधिक अमीर भारतीय जो है मुकेश अंबानी हैं, जो कि 10वें स्थान पर हैं टोटल में। और वहीं भारतीय महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल एवं उनका परिवार जो है वो शीर्ष पर है। फॉर्चून इंडिया 500 सूची 2020 की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2020 में आर्थिक पत्रिका फॉर्चून द्वारा भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्चून इंडिया 500 सूची जारी की गई है। यह सूची वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फॉर्चून इंडिया 500 सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विगत वर्ष भारतीय तेल निगम IOC को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा जो इसमें अन्य जो शामिल हैं, इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का स्थान है। फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 की बात करें तो 8 दिसंबर 2020 को अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की जो श्रृंखला है इसकी 17वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को लगातार 10वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला घोषित किया गया। दूसरा स्थान विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को प्रदान किया गया। वहीं तीसरे स्थान पर US की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस रही हैं। विगत वर्ष की भांति वर्ष 2020 की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वीं रैंक मिली है, जबकि पिछली बार 34वीं रैंक थी। और वहीं
HCL की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोशनी नाडार मल्होत्रा को 55वां स्थान दिया गया तथा बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान दिया गया है। अगला है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 की बात कर लेते हैं। 17 फरवरी 2021 को अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा व्यापार से उपभोक्ता अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, नीदरलैंड दूसरे पे, डेनमार्क तीसरे पे, सिंगापुर चौथे पे, यूनाइटेड किंगडम 5वें पे है। ये जो आपका एक सेकेंड बिजनेस टू कंज्यूमर इंडेक्स है ई कॉमर्स सूचकांक 2020 में भारत जो है विश्व के 152 देशों की सूची में 57.1 सूचकांक मूल्य के साथ 71वें स्थान पर है। 71वें स्थान पर है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 की बात करें तो अक्टूबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा 100 भारतीय धनाढ्यों की सूची 2020 जारी की गई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी नंबर 1 पर हैं, गौतम अडानी दूसरे नंबर पे हैं, शिव नाडार तीसरे पे हैं। ठीक है, और वहीं महिलाओं की बात करें तो सावित्री जिंदल सर्वाधिक धनी भारतीय महिला हैं। अब हम लोग वैज्ञानिक प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हेशन क्रेटर की बात कर लेते हैं। तो 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, कहाँ पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम हेंसन क्रेटर किया है। ये जो हेंसन थे ये वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी स्वायत्त व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उल्लेखनीय है कि मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन जो है उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक रहे हैं। आगे चलते हैं। GSLV F10 EOS 03 मिशन जो है ये असफल हो गया है। तो 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित GSLV F10 जो है मिशन असफल हो गया है। जब असफल हो गया तो इसके बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं इसरो की साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में। तो 12 मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा साउंडिंग रॉकेट RH560 MK2 लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। यह तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए इस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया है। साउंडिंग रॉकेट या परिज्ञापी रॉकेट 1 या 2 चरण वाले ठोस नोदक रॉकेट होते हैं। इनका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु किया जाता है। वर्ष 1965 में इसरो ने स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना प्रारंभ किया था। वर्तमान भारत द्वारा संचालित 3 साउंडिंग रॉकेट जो हैं RH200, RH300 MK2, RH560 MK2। अगला है PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन के बारे में। तो 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51 के माध्यम से कुल 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। वर्ष 2021 में इसरो का यह पहला अंतरिक्ष अभियान था और तथा यह मिशन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का 53वां मिशन था। साथ ही PSLV के DL संस्करण जिसमें 2 स्टेप ऑन मोटर युक्त होता है, इसकी तीसरी उड़ान थी। PSLV C51 से मुख्य उपग्रह अमेजोनिया 1 जो है जो कि ब्राज़ील का है तथा 18 सह यात्री उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया या प्रमोशन किया गया। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला पूर्णकालिक वाणिज्यिक मिशन था। आगे चलते हैं। अमेजोनिया जो है अमेजोनिया 1 यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राज़ील का प्राकाशिक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। अमेजोनिया 1 दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राज़ील की सीमा में विविध प्रकार की कृषि के विश्लेषण के लिए प्रयोक्ताओं को सुदूर संवेदन के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। 18 सह यात्री उपग्रहों में 5 उपग्रह भारत के, 13 उपग्रह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपग्रहों में आपके कौन से हैं? तो इसमें से आपके एक साई 1 नैनो कनेक्ट 2 है और 12 जो है स्पेस बीज हैं। भारतीय सह-यात्री उपग्रहों में निम्न कौन शामिल है? सतीश धवन सैट या ESD सैट है। चेन्नई स्थित निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेस किट्स इंडिया द्वारा निर्मित HD सैट एक 3U क्यूबसेट है जिसका नामकरण इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर किया गया है।
ये जो HD-SAT है ये एक नैनो उपग्रह है। स्पेस किड्स इंडिया ने HD-SAT में शीर्ष पैनल टॉप पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जारी उकेरी है। इस उपग्रह के माध्यम से एक HD कार्ड में संग्रहित कर भगवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। यूनिटी-SAT जो अगला भारत का इसमें यूनिटी-SAT, तो यह 3 उपग्रहों का समायोजन है जिनका डिजाइन एवं निर्माण संयुक्त रूप से 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया है। वहीं यूनिटी-SAT का उद्देश्य जो है रेडियो रिले सेवाएं प्रदान करना है। अगला है सिंधु नेत्र, तो PES विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन सिंधु नेत्र एक माइक्रो उपग्रह है। आगे चलते हैं। यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में संचालित युद्धपोतों और व्यापारिक पोतों की निगरानी करेगा। स्पेस हरिकेन अंतरिक्षीय तूफान के बारे में, तो 22 फरवरी 2021 को नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव के ऊपर। इससे पहले स्पेस हरिकेन को केवल सैद्धांतिक परिघटना माना जाता था। 20 अगस्त 2014 को अमेरिकी मौसम उपग्रहों की मदद से स्पेस हरिकेन की इस परिघटना को रिकॉर्ड किया गया था। ये जो तूफान होते हैं सामान्यतः पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते हैं या ऊपरी वायुमंडल में कभी नहीं देखा गया था। तो ये ऊपरी वायुमंडल में ये घटित हुए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इस स्पेस हरिकेन को पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपरी वातावरण में रिकॉर्ड किया गया है। आगे चलते हैं। इसमें यह स्पेस जो है हरिकेन वामावर्त दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में 4700 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रहा था। अगला है मिशन PSLV C50 या CMS-01 के बारे में। तो 17 दिसंबर 2020 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 52वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसे PSLV C50 कहा गया। इस मिशन के तहत PSLV C50 ने भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह एक्सल प्रारूप जिसमें 6 स्टेप ऑन मोटर्स के साथ PSLV की 22वीं उड़ान थी तथा CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। यह उपग्रह आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड में सेवाएं प्रदान करेगा तथा यह बैंड मुख्यतः संचार उपग्रह तथा पूर्णकालिक सैटेलाइट TV नेटवर्क हेतु, साथ ही मौसम राडारों, वाईफाई उपकरणों एवं रेडियो लाइन हेतु भी प्रयुक्त होती है। वहीं विस्तारित C बैंड कवरेज के अंतर्गत भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल होंगे। इस उपग्रह की मिशन अवधि जो है वो 7 वर्ष से अधिक है। आगे चलते हैं। अगला है PSLV C49 EOS-01 मिशन के बारे में। तो 7 नवंबर 2020 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 51वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस मिशन के तहत PSLV C49 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से उड़ान भरने के पश्चात मुख्य उपग्रह EOS-01 के अतिरिक्त 9 विदेशी उपग्रहों मतलब कुल 10 उपग्रह इसके द्वारा निर्धारित कक्षाओं में प्रक्षेपित किए गए। ये जो EOS-01 है यह एक भू अवलोकन उपग्रह है अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो EOS का फुल फॉर्म ही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका अनुप्रयोग मुख्यतः कृषि, वानिकी तथा आपदा प्रबंधन सहयोग जैसे क्षेत्रों में होगा। इसके अतिरिक्त जो मिशन के तहत 9 विदेशी कुल 10 उपग्रह भेजे गए हैं, जिसमें एक भारतीय और 9 विदेशी उपग्रह। तो इन 9 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया गया, जिसमें लिथुआनिया का 1, लग्जमबर्ग के 4 तथा अमेरिका के 4 उपग्रह, कुल 9 उपग्रह हो गए। इन सभी उपग्रहों का प्रमोशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए एक व्यावसायिक करार के तहत किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। अंतरिक्ष विभाग एवं मेसर्स अग्निकुल के मध्य समझौते की। तो 3 दिसंबर 2020 को भारत के अंतरिक्ष विभाग और मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत यह कंपनी अपने प्रमोशन यान विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं एवं तकनीकी विशेषता का उपयोग करने में सक्षम होगी। ज्ञातव्य है कि इन स्पेस की स्थापना के बाद यह अपनी तरह का पहला समझौता जिस पर अंतरिक्ष विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला है इसरो का मिशन शुक्रयान। तो नवंबर 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान 1 मिशन से जुड़ने का निर्णय लिया है। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स एवं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मध्य सहयोग पर आधारित यह दूसरी परियोजना होगी। इससे पहले ये चंद्रयान मिशन में भी इन्होंने सहयोग किया था। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। यह उपकरण जो है, जिसके साथ एक उपकरण भी भेजा जाएगा BNA नाम का, जो कि स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स का है,
ठीक है। तो यह उपकरण इस तथ्य का आकलन करेगा कि सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण शुक्र के बहिर्मंडल एवं वायुमंडल को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। शुक्र ग्रह हेतु जो अन्य देशों के जो प्रमुख मिशन है उनको भी एक बार ध्यान रखिए, मिलान करने के लिए पूछ सकता है। तो अमेरिका का मैरिनर 2 है 1962 में, सोवियत संघ का वनेरा उपग्रहों की श्रृंखला है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का 1989 का मैगेलन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस है 2005 का, जापान का अकात्सुकी है 2010। तो इस प्रकार से अभी तक अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ने ही जो है इसके संबंध में मिशन भेजे हैं। पूर्व सोवियत संघ शुक्र ग्रह पर किसी अंतरिक्ष यान को लैंड कराने में सफल रहने वाला एकमात्र देश है। कल्पना चावला के नाम पर कार्गो अंतरिक्ष यान तो 2 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमान कॉर्पोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु कंपनी के 14वें पुनः आपूर्ति मिशन को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित वाल्पस द्वीप से प्रक्षेपित किया। नॉर्थरोप ग्रुमान द्वारा इस NG-14 सिग्नल अंतरिक्ष यान का नाम नासा की भारतीय मूल की भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। आगे बात कर लेते हैं अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के बारे में देखें तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2021 में की गई। इसमें विभिन्न श्रेणी में जो पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें जैव विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर अमित सिंह एवं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, रसायन विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्का विश्वास एवं डॉक्टर T गोविंद राजू को, वहीं पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रही विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया को, इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को, गणित विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अनीश घोष एवं डॉक्टर साकेत सौरभ को, वहीं चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर जीमोन पन्नेमक्कल एवं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, वहीं भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को। अगला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। तो 13 सितंबर 2021 को इस सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया। पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फशॉर्क द्वारा तैयार किया गया है। यह जो है यह आपके 5 मौलिक स्तंभों के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान करती है। कौन कौन सी? इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सरकार। सूचकांक में कुल 110 देशों को शामिल किया गया जो विश्व के लगभग 90% जनसंख्या को समाहित करते हैं। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष डेनमार्क जो है दूसरे वर्ष लगातार डेनमार्क पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे पे आपका फिनलैंड है। दक्षिण कोरिया एशिया में पहले नंबर पे है। तो देखिएगा डेनमार्क आपका पहले पे है, दूसरे पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे पे फिनलैंड है। भारत इस सूचकांक में 59वें स्थान पर है, 59वें स्थान पर है। 2020 की तुलना में भारत की रैंक में 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई। पहले इसकी रैंक कितनी थी? 61 थी, 61 से 59 हो गया, मतलब 2 रैंक की गिरावट हुई है। भारत इस सूचकांक में 59वें स्थान पर है, ठीक है। और भारत की रैंकिंग में 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। तो गिरावट हुई, ये हमने गलत बोल दिया। पहले मतलब ये 57 पे था, 57 पे था, अब 2 अंकों की गिरावट हुई है तो 59 पे पहुंचा है, ठीक है। पहले वाला मैंने गलत बोल रहा था। और 32 एशियाई देशों में भारत को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं ATL स्पेस चैलेंज 2021 के बारे में। तो 6 सितंबर 2021 को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में अंतरिक्षीय नवाचार तथा रचनात्मकता विकसित करने के दृष्टिकोण से ATL स्पेस चैलेंज 2021 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ATL स्पेस चैलेंज 2021 को वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ संबद्ध किया गया है। तो जो वर्ल्ड स्पेस वीक है ये वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। यह चैलेंज देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर एवं शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल हैं। इस चैलेंज में शामिल प्रत्येक दल को चुनौती विषयों में से किसी एक के अंतर्गत प्रश्न को चुनकर उसका समाधान तैयार करना होता है। यह चैलेंज कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक खुला मंच प्रदान करेगा ताकि वे नवाचार के साथ स्वयं डिजिटल युग की अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकें। अगला है प्रथम विद्युत
वाहन अनुकूल राजमार्ग के बारे में। तो 19 अगस्त 2021 को कारना अर्थात कर्ण झील रिजॉर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। इसी पर जो है ये आपका कर्ण झील रिजॉर्ट स्थित है। कर्ण लेक रिजॉर्ट में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर अवस्थित है। इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम 1 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 4 सितंबर 2021 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मेघालय के शिलांग के प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात कर लेते हैं। तो 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2021 को अपने बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु वर्ष 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। और इसके लिए बजट में हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वर्ष 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग 3/4 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित होगा। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री जॉन ब्रोकिस ने प्रस्तुत की थी। वर्ष 2030 में भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड गठित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2006 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि भारत मिशन इनोवेशन नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज IC8 के भागीदार देशों में से एक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिशन इनोवेशन की बात करें तो मिशन इनोवेशन जो है ये 24 देशों एवं यूरोपियन यूनियन की एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसकी घोषणा 30 नवंबर 2015 को की गई थी फ्रांस में। मिशन इनोवेशन का उद्देश्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाना है तथा इस मिशन इनोवेशन के अंतर्गत 8 नवाचार चुनौतियां शामिल हैं, जिनमें से IC8 नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन पर केंद्रित है। वाहन स्क्रैपिंग नीति की बात करें तो 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया है। इस नीति का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। इसकी घोषणा तथा इस नीति की घोषणा वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में भी की गई थी। नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट दे सकते हैं। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के पंजीकरण पर शून्य शुल्क, नए वाहनों की एक्स शोरूम कीमत के 4 से 6% के बराबर पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य होगा। राज्य जो है व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पर व्यक्तिगत के लिए 25% और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक छूट दे सकते हैं। पुराने वाहन रखने पर जो है राज्य अतिरिक्त हरित कर ग्रीन टैक्स लगा सकते हैं तथा निजी वाहनों के पंजीकरण शुल्क के नवीकरण में वृद्धि कर सकते हैं नवीनीकरण में। वहीं वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन के लिए नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं। अनुपयुक्त वाहनों का स्वतः पंजीकरण निरस्त कर सकते हैं। इस नीति के अनुसार निम्न वाहनों को छूट दी जाएगी: मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, CNG, एथेनॉल और LPG जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन, खेत में उपयोग होने वाले और कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, टेलर और हार्वेस्टर का उपयोग करने वाले कृषि उपकरण को। जीवाश्म मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील के बारे में तो जुलाई 2021 में स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। स्वीडन की इसको छोड़ दीजिए। ग्रीन स्टील के उत्पादन हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है हाइब्रिड। क्या है? हाइब्रिड तकनीक है। हाइब्रिड हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का ही शॉर्ट फॉर्म है। आगे चलते हैं इसी में। तो इस तकनीक का उद्देश्य वर्ष 2026 की शुरुआत में वाणिज्यिक तौर पर बाजार में जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना और औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 की बात कर लेते हैं। तो 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया है। यह जो है 2015 जारी किया जा रहा है और ये इस बार का चौथा संस्करण है।
और ये जो सूचकांक है ये आपके 5 पिलर्स पर, 5 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से? कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास उपाय और सहयोगी या सहयोग संबंधी उपाय। तो ITU के 193 सदस्य देशों एवं फिलिस्तीन के को मिलाकर 194 देशों में इस सूचकांक में भारत ने 37 स्थानों के सुधार के साथ 10वां स्थान हासिल किया है। 37 स्थानों के साथ, मतलब पहले 47 पे था, अब क्या है, भारत 10वें स्थान पर आ गया है। इसमें जो शीर्ष 5 देश हैं, इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब दूसरे पे है, इस्टोनिया तीसरे पे है, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्पेन ये चौथे पे है, और रूस, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया ये संयुक्त रूप से 5वें पे है। ब्रिक्स राष्ट्रों में यदि देखें तो सबसे अच्छी रैंक किसकी है? रशिया की 5वें नंबर पे, और दूसरे नंबर पे भारत है 10वीं रैंक के साथ में। माइक्रोनेशिया, वेटिकन और यमन जो है 0 अंक के साथ ये अंतिम स्थान पर इसमें बने हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला है आपका टॉप 500 सूची। टॉप 500 सूची के बारे में तो 28 जून 2021 को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची का 57वां संस्करण जारी किया गया है। विश्व का द्रुततम मतलब सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान का फुगाकू है। क्या है? फुगाकू है, जिसका लिनपैक बेंचमार्क के अनुसार इसकी जो संसाधन गति कितनी है वो है 442 पेटाफ्लॉप्स है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस जापान के कोबे में स्थापित है। वहीं टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया है। इसमें परम सिद्धि जो है को 90वां स्थान दिया गया है, प्रत्युष को 108वां तथा मिहिर को 188वां। इस प्रकार से भारत की तरफ से परम सिद्धि जो है नंबर 1 पर है, भारत का नंबर 1 पर है। लिनपैक बेंचमार्क पर परम सिद्ध सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। यहाँ पे कुछ का देख लेते हैं तो फुगाकू जापान का है, समिट अमेरिका का है, सियरा अमेरिका का है, शनबे लाइहुलाइट ये चीन का है, और वहीं पर्लमूटर ये अमेरिका का है। ठीक है, तो आपका समिट है, सियरा है और ये पर्लमूटर ये अमेरिका के ही हैं। हाइपरसोनिक पवन सुरंग के बारे में बात करें तो 19 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत हाइपरसोनिक पवन सुरंग HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुरंग DRDO के हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में स्थित है। ज्ञातव्य है कि विमानों, मिसाइलों आदि का परीक्षण करने के लिए पवन सुरंगों का उपयोग किया जाता है। यह प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा है, जिसमें 1 मीटर के नोजल एग्जिट व्यास वाली इस सुरंग के अंदर 5 से 12 मैक की गति वाली उड़ानों जैसी परिस्थितियां सृजित की जा सकती हैं। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां आकार और परिचालन क्षमता के संदर्भ में इतना बड़ा परीक्षण सुविधा उपस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ों को इस वीडियो में देखा। तो इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।